गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 14 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग गया है। दरअसल में जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके पास यहाँ पर गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी की एक रिपोर्ट गई एंड उसके बाद प्रेसिडेंट कन्विंस हुए कि जो स्टेट है उसको इन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैरी नहीं आउट किया जा सकता, जिस वजह से यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा दिया गया है। एंड दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया हो। अगर आप नोटिस कर पाओगे, टाइम था जब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाया गया है। अब जो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया था, बीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया है एंड उन्होंने बताया है किस तरह से पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी सारे इश्यूज हमें देखने को मिले मणिपुर के अंदर। एंड खासकर उन्होंने बात करी इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि किस तरह से पिछले कई सालों से मणिपुर के अंदर इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ म्यांमार। इसके साथ ही उन्होंने बात करी फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से काफी सारे लोग मणिपुर एंटर कर रहे थे, जिस वजह से मणिपुर की जो डेमोग्राफी है वो काफी चेंज हुई है। एंड पिछले 1.5 साल के अंदर तो सिचुएशन और भी खराब ही हुई है, ऐसा यहाँ पर खुद एन बीरेन सिंह जी का यहाँ पे कहना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो दरअसल में ये तो न्यूज़पेपर देखो कल रात छप गया होगा, पर अभी जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की वार्तालाप हो चुकी है। एंड उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आफ्टर द मीटिंग ये बोला है कि भारत अग्री कर चुका है ऑयल एंड गैस ज्यादा परचेज करने के लिए फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुई है, उसमें टैरिफ्स वगैरह भी डेफिनेटली डिस्कस हुए, बट एट द सेम टाइम ये जो ऑयल गैस वाला मुद्दा था ना, ये काफी एक्सटेंसिवली यहाँ पे डिस्कस हुआ। दोस्तों, डेट है आज की 14 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है नारी अदालत प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये नारी अदालत प्रोग्राम है क्या। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे सामने ना, आपको पता होगा हमारे पास मिशन शक्ति है। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स का एक अम्ब्रेला कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है। अब मिशन शक्ति के अंदर हम महिलाओं के लिए काम करते हैं एंड इन पर्टिकुलर चीज को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक है संबल और दूसरा है आपका समर्थ्य। संबल के अंदर हम बात क्या करते हैं, यहाँ बात होती है महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। एंड इसके अंदर कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आप नोटिस कर पाओगे वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, ये सब आते हैं वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं सामर्थ्य की, ये बात करता है वुमेन एम्पावरमेंट की। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी सामर्थ्य के अंदर। ठीक है, अब आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें डिस्कस करना है नारी अदालत के बारे में। थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर नारी अदालत क्या है। अदालत आप समझते होंगे एक तरह का कोर्ट आप कह सकते हो, है ना। पर ये दरअसल में एक कोर्ट नहीं कहेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ घरेलू समस्याएं, कुछ छोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनको हम आसानी से कैसे रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, तो प्रॉपर ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि फुली कि जैसा पूरा का पूरा कोर्ट होगा, नहीं। ये एक बहुत ही इनफॉर्मल ढंग के अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको हम रिजॉल्व कर पाए। सर आपने इसको कोर्ट तो है ये, पर कोर्ट क्यों नहीं कहा? कोर्ट मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसका ना कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, तो नारी अदालत का कोई लीगल स्टेटस हमें नहीं देखने को मिलता, बट कोशिश वैसी ही है कि हाँ, जैसा कोर्ट्स के अंदर थोड़ा फॉर्मल प्रोसीजर होता है, यहाँ थोड़ा इनफॉर्मल ढंग के अंदर हम कोई ना कोई जो माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं हम उनको रिजॉल्व कर पाए। तो ये एक ऑल्टरनेटिव ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म आप यहाँ पे मान सकते हो महिलाओं के लिए एट द ग्राम पंचायत लेवल। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें ना लगभग 7 से 9 मेंबर्स होते हैं, कई बार 7 से 11 मेंबर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं नारी अदालत के अंदर। इन जो मेंबर्स होंगे इनको हम नाम क्या देते हैं, इनको जाना जाता है न्याय सखी के नाम से। ठीक है, अब इनमें से जो आधे मेंबर्स होंगे वो तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत द्वारा इलेक्टेड होंगे। जो बाकी लोग होंगे ना, उनकी काफी ना जो सोशल स्टैंडिंग अच्छी होगी। जैसे आप कई बार नोटिस करते हो कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई सोशल वर्कर होता है, जिसे कि कहीं ना कहीं बहुत लोग मानते हैं कि यार हाँ यार, ये टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे स्कूल के लिए, हमारे जो गांव के लिए। तो बाकी मेंबर्स वहां में से होंगे, तो इस तरह से आपके न्याय सखी बन जाएंगे। न्याय सखी में से जो हेड होगा उनको बोलेंगे मुख्य न्याय सखी। ठीक है, यानी कि चीफ लीगल फ्रेंड। फिर अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे इनका जो टेन्योर होगा वो लगभग जो मुख्य न्याय सखी का वो 6 महीने के आसपास का होता है नॉर्मली।
तो आप नोटिस कर पाओगे इससे जो महिलाओं के कुछ छोटे-छोटे डिस्प्यूट्स हैं ना, हम उनको यहाँ पे रिज़ॉल्व कर पाएँगे। तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट असम एंड जम्मू कश्मीर के 50 ग्राम पंचायत के अंदर। अब यहाँ पर कोशिश ये जारी है कि कैसे देश भर के अंदर हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं एंड साथ ही साथ इसको कैसे और एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आप नोटिस कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर जो मीटी मिनिस्ट्री ऑपरेट करती है, उनके कोलैबोरेशन के साथ इसको यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो संबल इनिशिएटिव है ना, उसके अंतर्गत आपको ये नारी अदालत आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रहा है एंड इसी चीज़ के लिए बेहतर प्रिपेयर करवाने के लिए हमारी टीम लाई है ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2025। दोस्तों ये जो टेस्ट होगा ये 23 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा एंड डेफिनेटली जो अलग अलग सेंटर सिटीज़ जहाँ पर आप ये टेस्ट दे सकते हो वो सारी आपके सामने यहाँ पर मैंशनड है। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको बाकियों के मुकाबले भी अपनी प्रिपरेशन कहाँ पर है उसको जज करने का एक मौका मिलेगा एंड कैसे आप अपने आप को बेटर बना सकते हो, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता लगेंगी। ठीक है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसके रिगार्डिंग रजिस्टर कर सकते हैं एंड डोंट मिस द डेट, इट इज़ 23rd ऑफ फरवरी एंड 5 से लेकर 18 फरवरी के बीच में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे एंड एलिफेंट ट्रम्पेटिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा एलिफेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना एशियन एलिफेंट की, तो आपको कुछ एक फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड देखने को मिलता है साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। एलिफेंट के बारे में कुछ एक खासियत चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होती हैं कीस्टोन स्पीशीज, यानी कि इनका कहीं ना कहीं आपके पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है एंड इनफैक्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ये लार्जेस्ट ब्रेन साइज एलिफेंट्स का ही होता है। इनमें जो महिला होती है वो ग्रुप को लीड करती है। रिप्रोडक्शन यानी कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 22 महीने का होता है। ये सारे क्वेश्चन ना ये यूपीएससी ने ऑलरेडी हमसे पूछे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेजर्स के तौर के ऊपर भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना तो आपका जो वेजिटेशन है उसको शेप करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? क्योंकि ये फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, कहीं ना कहीं सीडलिंग्स वगैरह हो गया उनको सनलाइट मिलती है, क्योंकि फॉरेस्ट जब क्लियर होगा तो आराम से सनलाइट पहुंच पाएगी एंड उससे जो आपका फॉरेस्ट है वो रीजनरेट होता रहता है। तो यानी कि अपने इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ना बाकी और जानवरों के लिए पानी का एक्सेस भी ये प्रोवाइड करते हैं। कैसे? देखो कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी जगह पे पानी की कमी है तो वहां पर ये नीचे मतलब एक तरह से नीचे मिट्टी में खोदेंगे। ठीक है? उससे क्या होगा, इनको तो पानी मिलेगा कि मिलेगा, जो बाकी और क्रिएचर्स हैं, बाकी और एनिमल्स हैं, उनको भी पानी मिलता है। तो ये सब एस्पेक्ट्स हैं कुछ एलिफेंट्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये एलिफेंट ट्रम्पेटिंग क्या होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 4 तरह से एलिफेंट्स अपनी आवाज निकालते हैं। एक होता है आपका ट्रम्पेट, एक होता है रोर, एक होता है रंबल, एक होता है चर्प्स। ये 4 आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इनका कोई कॉम्बिनेशन भी होता है कि मान लो 2 चीजें इकट्ठी कर दी, उससे कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स मैसेज देने की यहाँ पे ये कोशिश करते हैं। अभी तक पता क्या माना जा रहा था? अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि जो एलिफेंट इस तरह से जो ट्रम्पेटिंग करते हैं ना, उनका पर्पस पता क्या होता है? वो नॉर्मली तब करते हैं जब ह्यूमन कहीं ना कहीं उनको कुछ डिस्टर्ब करते हैं। ह्यूमन डिस्टर्ब करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर जो एलिफेंट्स थे वो ट्रम्पेट करते हैं। अभी तक ऐसा माना जा रहा था, पर अभी यहाँ पे रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है मैमेलियन बायोलॉजी के अंदर। ये जो स्टडी हुई है, जो आपका जो बांदीपुर नेशनल पार्क और आपका जो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है ना, वहां पर ये स्टडी हुई। उस स्टडी के बाद ऐसा पाया गया कि नहीं यार, ये जरूरी नहीं है कि आपके ह्यूमन डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स हो उनका। नहीं, उन्होंने बोला कि यार ट्रम्पेटिंग ना कई बार ये जो आपके एलिफेंट्स है वो सोशल इंटरेक्शन के लिए, खेलने के लिए, या आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसके लिए भी यानी कि करते हैं। तो यानी कि ना नई फाइंडिंग ने क्या शो किया है कि सम सोशल इंटरेक्शंस, प्लेइंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ भी रीजन हो सकते हैं कि एलिफेंट ट्रम्पेट करता है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जो यंगर एलिफेंट है वो हायर पिच्ड कॉल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने हर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड जो ओल्डर एलिफेंट्स है वो लो पिच्ड कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टडी से डेफिनेटली और हम आगे जाने वाले समय के अंदर हम और डीपर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि और क्या क्या रीजंस होते हैं, उससे हमें और भी जानकारी मिल पाएगी। एक आखिरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एलिफेंट्स ये ट्रम्पेट आखिर प्रोड्यूस कैसे करते हैं। इनके जो ट्रंक्स होते हैं ना, उनमें ये एयर फोर्स करते हैं। ठीक है ना? जो एयर होगी उनमें होगी एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे वोकल कोड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी वजह से आप नोटिस कर पाओगे ना, ये इतनी भारी आवाज यहाँ पे, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड यहाँ पे निकाल पाते हैं जो कि ह्यूमंस भी सुनते हैं। तो ये है एलिफेंट ट्रम्पेटिंग, जो हमें पॉइंट पता होना चाहिए।
आगे आते हैं संत रविदास जी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि 12 फरवरी को रविदास जयंती थी, तो इस मौके के ऊपर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सबके लिए यहाँ पे ग्रीटिंग्स एक्सटेंड करी हैं। तो थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखनी है कि 15th और 16th सेंचुरी के अंदर आपको संत रविदास जी का जो टीचिंग्स है वो आती हुई देखने को मिलती हैं, एंड ये भक्ति मूवमेंट के बहुत ही प्रोमिनेंट सेंट यहाँ पे माने जाते हैं। इन्होंने जो आइडिया दिया वो था यूनिटी का, डिवोशन का और ह्यूमैनिटी के लिए सेल्फलेस सर्विस, यानी कि आप लोगों को सर्व कीजिए, उसमें खुद का ध्यान मत रखिए, ठीक है ना। मतलब एज इन कि आपका जो दया भाव होना चाहिए ना, जो आपका सर्विस होनी चाहिए, उसमें खुद का कोई भी आपको सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये जो शिष्य थे, ये शिष्य थे जगत गुरु रामानंद जी के, जो कि भी डेफिनेटली बहुत बड़े आपको स्पिरिचुअल लीडर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो रविदासिया रिलीजन है उसके फाउंडर थे संत रविदास जी, एंड ये निर्गुण भक्ति के ऊपर फोकस करते थे। देखो जब आप भक्ति मूवमेंट पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है कि आप जो भगवान को पूजते हो वो किसी एक फॉर्म, किसी शेप में पूजते हो, वेरस निर्गुण भक्ति के अंदर आप कोई भगवान की कोई फॉर्म में के अंदर आपको उनको नहीं पूजते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो संत कबीर जी भी वो निर्गुण भक्ति के ही सेंट थे, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे ये कंटेम्प्रेरी विथ, इनफैक्ट ये उसी टाइम के ऊपर थे जब संत कबीर जी भी अपनी टीचिंग यहाँ पे अपना प्रोपोगेट कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुरु रविदास जी मीराबाई के भी गुरु माने जाते हैं। आप नोटिस कर पाओगे चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर एक टेम्पल है मीराबाई के नाम के ऊपर, उनके साथ में ही वहीं पर आपको एक छतरी, एक पवेलियन आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर संत रविदास जी के आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है किस तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन था संत रविदास और मीराबाई जी के बीच में। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब हम बात करते हैं ना, वहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो भी 10 गुरुओं ने अपनी टीचिंग्स दी वो तो उसमें है ही है, उसके साथ ही साथ संत रविदास जी की भी आपको जो टीचिंग्स है ना वो यहाँ पर आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने दादू पंथी के बारे में सुना होगा। दोस्तों दरअसल में ना एक हिंदू सेक्ट है दादू पंथी, बेसिकली जो दादू दयाल जी हैं जो 16th सेंचुरी के अंदर आपको एक बहुत फेमस आपको सेंट देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी जो टीचिंग्स दी कि कैसे लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं वो लोगों को इस्तेमाल नहीं करने, उनके जो फॉलोअर्स हैं ना वो दादू पंथीज यहाँ पे कहलाए जाते हैं। तो दादू पंथी की भी जो आपकी एक वर्क है दैट इज पंचवाणी, उस पंचवाणी के अंदर भी संत रविदास जी की टीचिंग्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, अनटचेबिलिटी को अपोज किया, एंड बात करी कि हमारे पास जो सोसाइटी होनी चाहिए वो एक समानता यानी कि इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के राइट्स की बात करी, कास्ट सिस्टम के एबॉलिशन की बात करी, ताकि ये ना हो कि एक इंसान के जन्म के बेसिस के ऊपर उनका सोशल स्टैंडिंग यहाँ पे देखी जाए, ये बात गलत है। उन्होंने बोला कि सब लोग बराबर हैं, तो ये जो चीजें हैं कि हाँ जन्म से कोई बंदा ऐसा पैदा हुआ उससे वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो, नहीं, ये बात अपने आप में गलत है, ऐसा संत रविदास जी का यहाँ पे मानना था। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं सृजनम ऋग के बारे में। दोस्तों आप लोग इंसिनरेशन समझते हो? बिल्कुल, इंसिनरेशन ये ना आप जहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, इंसिनरेशन ना दरअसल में एक वेस्ट ट्रीटमेंट का एक मेथड है, आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या होता है सर इस केस में? वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड कैसे है, जो आपका जो भी वेस्ट होता है ना उसको जला दिया जाता है। इस बर्निंग की वजह से क्या होगा, जो आपका कहने की वॉल्यूम था वो कम हो गया है ना, और इस वजह से इसको हम थर्मल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। चलो ठीक है, ये तो बात हमें इंसिनरेशन की समझ आई। अब आप लोग जानते होंगे ना कई बार बहुत ज्यादा हमारे पास बायोलॉजिकल वेस्ट होता है। वर्ड्स अंडरस्टैंड करो, व्हाट क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? बायोलॉजिकल वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट को कई बार हम लोग स्पेशल मेडिकल वेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, पैथोलॉजिकल वेस्ट भी इसको बोला जाता है। क्या है ये चीज? देखो यार कई बार ना जो वेस्ट होता है वो आपके जैसे ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट में आया, या फिर एनिमल टिश्यूज हो गए हमारे, जैसे ब्लड हो गया, इंसान का यूरिन हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको बायोलॉजिकल वेस्ट देखने को मिल जाएंगी। कई बार आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हो ना किस जगह पे खून है, किस जगह पे सिरिंज पड़ी हुई है, मतलब वो सिरिंज वगैरह तो नहीं आएगी बायोलॉजिकल वेस्ट के अंदर, पर आप नोटिस करो बाकी जो चीजें, आपका यूरिन हो गया है ना, एनिमल टिश्यूज हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, ये सब आपके बायोलॉजिकल वेस्ट है। अब इनको कैसे सर हम करें? क्या हम इनमें भी इंसिनरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो यार कर तो सकते हो इंसिनरेशन का इस्तेमाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये अपने आप में बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एनर्जी इंटेंसिव भी बहुत ज्यादा है। अब इसी दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है सृजनम ऋग। ये दरअसल में ना ये वर्क करता है एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस के ऊपर,
जिसके माध्यम से जो भी पैथोजेंस है ना वो यहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ध्यान में क्या रखना है, ये नॉन इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम इंसिनरेशन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर नॉन इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि हम एंटी माइक्रोबियल प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पैथोजन जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये है आपका सृजनम रिग। अब इसको कैसे काम करेंगे, जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको यहाँ पर ये डिसइंफेक्ट कर देगा। समझे इस बात को? तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, देखो जो टॉक्सिक वेस्ट होता है ना, कई बार उससे बड़ी गंदी स्मेल भी आती है, ठीक है, जैसे मान लो एनिमल टिश्यूज है या कुछ और चीजें हैं, उससे बड़ी गंदी स्मेल आती है। पर ये सृजनम रिग क्या करेगा, ये पूरा मैनेज कर देगा उस चीज को, और वहां से बदबू नहीं आएगी, वहां से खुशबू आएगी, फ्रेगनेंस आएगी वहां से, ठीक है। ये इसके अंदर कैपेबिलिटीज है। एंड आप नोटिस कर पाओगे डेली इसकी जो कैपेसिटी है वो 400 किलो की कैपेसिटी है, ठीक है। तो 400 किलो की इसकी डेली कैपेसिटी है, ताकि अलग अलग जो भी आपका चीजें हैं उनको यहाँ पे मैनेज कर पाएगा ये। तो आप नोटिस कर पाओगे इसको CSIR-NIST यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। और मिनिस्ट्री कौन सी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साथ में आप नोटिस कर पाओगे इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, जो एम्स इंप्लीमेंट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद CSIR। तो ये कुछ बातें हैं सृजनम रिग के बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टोबिन टैक्स क्या होता है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। अभी ना एक्चुअली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सोच रहे हैं टोबिन टैक्स लगाने का, तो थोड़ा सा इस वजह से न्यूज़ में है, बट आप अंडरस्टैंड करो। देखो कई बार पता क्या होता है, काफ़ी सारे आपने ना एक टर्म सुना होगा शायद, हॉट मनी के नाम से। हॉट मनी क्या होता है? हॉट मनी एक ऐसा पैसे को हम बोलते हैं जो बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से जाता है ना। एंड कई बार ना जो लोग हैं, काफ़ी सारे जो ऐसे ट्रेडर्स बोलना चाहिए उनको, वो क्या करते हैं ना, करेंसी स्पेकुलेशन करने की कोशिश करते हैं एंड उस वजह से पैसा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। और उस चक्कर में पता क्या होता है, ये जो कई बार करेंसी ट्रेडिंग करी जाती है उस वजह से जो मार्केट्स है आपकी डीस्टेबलाइज हो जाती हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आपको लगता है कि कहीं से ना कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको कुछ ऐसी ट्रेड करनी है जिससे आपको फायदा मिले, इस तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का, तो लोग अक्सर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। पर उससे नुकसान पता क्या होता है, उससे नुकसान ये हो जाता है कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो पूरी डिस्टेबलाइज हो जाती हैं एंड कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसी का एक सोल्यूशन बताया जाता है क्या, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स में पता क्या होगा, मान लेते हैं कि लेटर से आपको इंडियन रुपीस को US डॉलर में कन्वर्ट करना है। कितना चाहिए आपको, $1 मिलियन। अब यहाँ पर ना जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा टैक्स लगा दूंगा। कितना, मान लो 0.005% टैक्स लगा दिया करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो अगर मान लो आपको $1 मिलियन, आप मतलब रुपीज से आपको $1 मिलियन कन्वर्ट करने थे, तो आपको $50 का टैक्स देना पड़ेगा। इससे पता क्या होगा, इससे वो कहीं ना कहीं लोग जो बहुत ही शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रेडिंग करते थे उनको एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब शायद वो नहीं करेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, तो हमारी जो मार्केट्स हैं वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाएंगी। और ये जो हॉट मनी थी या जो वोलेटिलिटी थी इतनी ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर, उसको हम यहाँ पे कम कर पाएंगे। तो इसी को ना इस्तेमाल किया था टोबिन टैक्स को, ताकि एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो गया या जो आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट अगर डिस्टेबलाइज हो रही हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए टोबिन टैक्स को लगाया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहाँ से ये वर्ड कहाँ से आया। दरअसल में इनको ये जो वर्ड है ये जेम्स टोबिन के नाम से आया, जिन्होंने यहाँ पे आइडिया प्रपोज किया था कि आप छोटा सा टैक्स लगाओ इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, ताकि करेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। इसको कई बार हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स या रॉबिन हुड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। सर रॉबिन हुड टैक्स क्यों? अरे भाई इसमें किया क्या जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं ना करेंसी ट्रांजेक्शन के अंदर, करेंसी के अंदर मतलब, है ना, तो उनसे हम थोड़ा सा पैसा लेंगे। जैसे मान लो इस बंदे से $50 लिए, अब कहाँ इस्तेमाल होगा सर, ये गरीबों की भलाई के अंदर इस्तेमाल होगा। तो लिया ना, अमीरों से पैसा लिया, गरीबों में बांट दिया। यही तो है टोबिन टैक्स, है ना, या रॉबिन हुड टैक्स। और कई बार इसको हम बोलते हैं कि हमने सैंड थ्रो करी इन द व्हील्स। देखो आप गाड़ी के पहियों में अगर व्हील सैंड थ्रो करते हो ना, तो गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यही काम कर रहे हैं। अगर करेंसी ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, हमने थोड़ा सा टोबिन टैक्स थ्रो कर दिया, उससे क्या हो गया, उससे कहीं ना कहीं करेंसी स्टेबिलिटी बनी रही। ये बात है यहाँ पर विद रिगार्ड्स टू टोबिन टैक्स। एक आखिरी सवाल, क्या सर इंडिया टोबिन टैक्स लगाता है? देखो यार, डायरेक्टली अगर हम कहें कि क्या इंडिया एक टोबिन टैक्स लगाता है, द आंसर इज नो। हम यहाँ पे टोबिन टैक्स नहीं लगाते डायरेक्टली, पर टोबिन टैक्स की तरह ही उसके सिमिलर कुछ एक टैक्स है। मैं करेंसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एसटीटी सुना होगा। व्हाट इज एसटीटी? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। छोटा सा टैक्स होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स।
अब ये हम पता कहाँ पे लगाते हैं, हम लगाते हैं जो भी स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन होती हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी इनडायरेक्ट तरह से आप कह सकते हो, ये भी एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी एक टॉबिन टैक्स है। डायरेक्टली तो नहीं लगाते करेंसी ट्रांजेक्शन वाला, पर जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या है ना, उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ पे लगता है। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में। अब आप पूछेंगे ये क्या है। दोस्तों जीडीपी हम सब पढ़ते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं ये जीडीपी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब जीडीपी को निकालना तो हम लोग जानते हैं, पर आप नोटिस करोगे आज के समय के ऊपर कुछ एक चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। सर क्या इंपॉर्टेंट हो गया है? दोस्तों आज के समय रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, पेटेंट वगैरह के ऊपर काम करना आज के समय काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, ये सब चीज़ें भी आज के समय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। अब हमें ये पता तो है कि ये सबसे प्रोग्रेस होगा, एआई के ऊपर काम करेंगे, रिसर्च के ऊपर काम करेंगे, इससे प्रोग्रेस तो होगा, पर सर इसको जीडीपी में हम कैसे डालेंगे, वो हमें पूरी तरह से अभी तक आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई जीडीपी काम करता है किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, है ना। पर ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल के ऊपर काम करना, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, डिजिटल में कुछ कुछ नया चीजें हुई, उसके ऊपर फ्रेमवर्क हमारे पास प्रॉपर है नहीं। तो यही फ्रेमवर्क प्रॉपर बनाने के लिए एक सेशन यहाँ पे करा गया, जिसको चेयर किया गया बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि ना मोस्पी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वो इसको भी देखे यार, इसको कैसे आप कहीं ना कहीं ला के आ सकते हो अपनी जीडीपी के कैलकुलेशंस के अंदर। तो यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के अंदर एक डेडिकेटेड मैट्रिक बनेगा, जहाँ इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इनको भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे इन केस ऑफ जीडीपी। तो नीति आयोग ने पहले भी 2021 में ये बात करी थी, पर तब कोई बहुत डिटेल में बात नहीं हुई थी, मेथोडोलॉजी वगैरह प्रोवाइड नहीं करी थी। अब यहाँ पे मेथोडोलॉजी की भी बात यहाँ पे हमारे सामने आ रही है। तो अब यहाँ पे टेक्निकल कमेटी यहाँ पे बनाएगी मोस्टली, वो देखेगी कैसे कैसे इसको यहाँ पे किया जा सकता है। अभी के समय अगर हम बात करें ना, जो भी खर्चा होता है एक्सपेंडिचर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो दरअसल में जीएफसीएफ के अंदर आता है। जो आप बात करें ना सी प्लस आई, ये आई क्या है, ये इसी को अंदर हम कहीं ना कहीं अभी तक जो खर्चा आता है वो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो आज के समय हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे हम प्योरली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से हम नॉलेज सेंट्रिक अप्रोच की तरफ जाएं, इसीलिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज, एक है नॉलेज आइटम, नॉलेज प्रोड्यूसर, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर, नॉलेज यूजर, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली इसके बाद हमारे पास अगर एक प्रॉपर ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट आएगा, उससे सरकार को मदद मिलेगी कि एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी पे हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे और बेहतरी करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए आर&डी के अंदर हो गया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम करना है, एंड ओवरऑल हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे। तो ये होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ के मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो कि मुझसे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था लिम्फेटिक फ्लैरियासिस के बारे में, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पैरासाइटिक नेमाटोड्स हैं उसके द्वारा कॉज किया जाता है ऑफ द फैमिली फ्लोरिडे। या दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है नहीं, ये आपको एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यहाँ पर रिलीज करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बायस्ड है या नहीं बायस्ड है। देखो यार, मैं इस तरह की डिबेट्स के अंदर जाता नहीं हूँ, पर मैं आपको एक चीज बताऊं, 2016 के मेंस के अंदर यूपीएससी ने एथिक्स के पेपर के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंटीग्रिटी पैक्ट है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर का, ठीक है। तो यूपीएससी ने 2016 मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और करप्शन के ऊपर, और यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऑन करप्शन परसेप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो देखो यार, अब आपके ऊपर है इसको पढ़ना नहीं पढ़ना, ये बायस है नहीं बायस है, इन चीज़ों में मैं डिबेट नहीं करता हूँ किसी के साथ, और इन चीज़ों में डिबेट करना सही बात है भी नहीं। बट जो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस होती आई है, होती रहेगी, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।